बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेव्स वेव्स के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आयत कुरानी का तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन तो देखेगा कि मोमिन मर्दों और औरतों का नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा। आज तुम्हें इन जन्नतों की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें हमेशा की रिहाइश है। ये है बड़ी कामयाबी। Wave, a disturbance that propagates through a material or space. In order for a mechanical wave to exist, energy is needed to create a disturbance in an elastic medium. यानी किसी भी इलास्टिक मीडियम जैसे कि रस्सी है, अगर वहाँ वेव पैदा करनी है तो वहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी का होना जरूरी है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो। Waves transfer energy without the bulk transport of matter, यानी मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता। जैसे एक रस्सी अपनी जगह वहीं मौजूद रहती है, उसका मटेरियल वहीं रहता है, लेकिन उसमें वेव मुसलसल आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है। वेव्स दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग, यानी मैकेनिकल वेव्स जो है वो पार्टिकल्स पर मौजूद होती हैं। जैसे कि साउंड में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑल दीज वेव्स रिक्वायर अ सबस्टेंस फॉर ट्रांसमिशन, यानी वहाँ मटेरियल या सबस्टेंस का होना ज़रूरी है वेव को ट्रांसमिट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और वैक्यूम में ये वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल होती हैं, जैसे कि रोशनी की वेव या रेडियो वेव्स। रोशनी जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ सबस्टेंस फॉर ट्रांसमिशन, यानी इनको किसी मादे की जरूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो ऑल ऑफ देम कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। सो नो मीडियम फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नीडेड। एक बात याद रखने वाली है कि अगर हम इनकी एग्जांपल लें तो लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गैमा रेज एंड सम अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दुनिया में मौजूद है। और जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि इनकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सारी वेव्स ट्रेवल करती हैं। और इस स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। वेव्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो वेव्स दो तरह से बिहेव करती हैं। दो तरह की वेव्स के तौर पर इनको डील किया जाता है, प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मुमकिन हो या एनर्जी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। जब वेव ट्रेवल करके पहुंचती है तो इस दौरान उसकी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है, लेकिन मास ट्रेवल नहीं करता। ऐसी वेव जिनमें एनर्जी का नेट ट्रांसफर हो एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी वेव्स को प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं। जैसे कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय अ पर्सन जो है, या लाइट फ्रॉम अ लैम्प, या इन दोनों किस्म की वेव्स में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। जबकि स्टेशनरी वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनमें नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन दिस वेव। यहाँ ये होता है कि एनर्जी उस वेव में थोड़ी थोड़ी जगह अपनी चेंज करती रहती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी किसी एक पॉइंट से बहुत दूर किसी दूसरे पॉइंट या दूसरे एंड ऑफ द मीडियम पे नहीं पहुंचती। ऐसी वेव्स को स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स को हम आगे देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ वेव्स को मजीद इलेबोरेट करते हैं। जो हमने मैकेनिकल वेव्स कहा था वो दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरह की हैं और ट्रांसवर्स वेव्स किस तरह के हैं, इनको देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स, ऐसी मैकेनिकल वेव जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होती है, वेव्स के या मीडियम के पार्टिकल्स उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ट्रेवल करें। जैसे कि इस फिगर में नजर आ रहा है, वेव तो आगे की तरफ बढ़ रही है स्प्रिंग के अंदर, लेकिन हाथ ऊपर और नीचे की तरफ वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से हमें नजर आता है कि तमाम स्प्रिंग के मास जो है वो जस्ट अपनी जगह अप एंड डाउन मूव होता रहता है और वेव आगे की तरफ बढ़ती है। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करें मीडियम के, लेकिन वेव आगे की तरफ बढ़े,
ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग के अंदर अगर हम मूवमेंट कुछ इस तरह से करवाएंगे, स्प्रिंग को आगे और पीछे की तरफ वाइब्रेट करवाएं, तो इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, दबाव स्प्रिंग के अंदर और खुलाव ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन आगे की तरफ मूव करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जस्ट यानी स्प्रिंग अपनी जगह पर, पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग, एटम ऑफ द स्प्रिंग या स्प्रिंग का जो मास है वो आगे पीछे ही अपनी जगह पर खड़े खड़े वाइब्रेट कर रहा होता है। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में खड़े खड़े वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। एयर वेव्स, साउंड वेव्स भी एयर के अंदर कुछ इसी तरह का इफेक्ट पैदा करती हैं कि हवा के मॉलिक्यूल तो अपनी जगह खड़े खड़े वाइब्रेट करते रहते हैं, जबकि हवा का कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, आवाज का जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन है वो आगे की तरफ ट्रैवल करता है और साउंड वेव्स ट्रैवल कर जाती है। पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको प्रोड्यूस करने का जो सोर्स है वो अगर पीरियोडिकली वाइब्रेट कर रहा हो, यानी खास टाइम पीरियड के साथ वाइब्रेट कर रहा हो, तो ऐसी वेव्स को पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। यानी इनमें कंटिन्यूअस रेगुलर रिदमिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस द मीडियम प्रोड्यूस द पीरियोडिक वेव्स होगा। और a good example of the periodic vibrator is an oscillating mass spring system as shown in figure। अगर हम इस मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ किसी रस्सी को, जैसे कि रेड कलर की एक वेव नजर आ रही है, इसको हम अगर रस्सी एज्यूम कर लें, इस मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ इसको बांध लें और दूसरा सिरा इस रस्सी का किसी सॉलिड स्पोर्ट के साथ बंधा हुआ हो, तो अब जो वेव वाइब्रेट करती हुई नजर आएगी या वेव पैदा होगी इस रस्सी के अंदर, वो पीरियोडिक वेव होगी। क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम को जब भी खींचकर छोड़ा जाएगा, वाइब्रेट करवाया जाएगा, तो वो हमेशा खास पीरियड के साथ वाइब्रेट करता है और इस तरह की वेव को पीरियोडिक वेव कहेंगे। इस तरह की वेव पैदा करते हुए क्रस्ट और ट्रफ पैदा होंगे। ऊपर वाले हिस्से को, जो मेन पोजीशन ऑफ द लाइन से ऊपर वाला हिस्सा, इसे क्रस्ट कहते हैं या नशेप फ्रास कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को ट्रफ कहते हैं या नशेप कहते हैं। इस तरह से नशेप और फ्रास पैदा होते हैं या क्रस्ट एंड ट्रफ पैदा होते हैं। The crust is a pattern in which the displacement of the wave is maximum above the mean position and trough has a maximum displacement below the mean position. As a source, यानी जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, execute simple harmonic motion, amplitude A and frequency F, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और एम्पलीट्यूड इसकी वाइब्रेशन का A है और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी 1 सेकंड में F टाइम्स ये या 10 दफा फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी का 10 है, तो ये 10 टाइम्स 1 सेकंड में वाइब्रेट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो इसी वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ द जो रस्सी होगा, पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी ए ही होगा, उतना ही होगा जितना कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम है। और इसके अंदर 1 सेकंड में उतनी ही वेव्स पैदा होगी जितनी दफा आपका मास स्प्रिंग सिस्टम अप एंड डाउन मूव करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी 10 है मास स्प्रिंग सिस्टम की, तो रस्सी में भी 1 सेकंड में 10 वेव्स प्रोड्यूस होंगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 10 होगी। The distance from the crust or trough to the mean position is called the amplitude। mean position से maximum top crust का फासला amplitude कहलाता है और distance between the crust और troughs is called consecutive crust और troughs के दरमियान जो फासला होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। एक टॉप और दूसरे टॉप ऑफ द वेव के दरमियान जो फासला है उसे वेवलेंथ कहते हैं, उसे लैम्डा से शो करते हैं। ग्रीक लेटर है लैम्डा, यूनानी ज़बान के नाम से। आगे चलते हैं। We can measure the speed of the wave by dividing the distance। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक क्रस्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया लैम्डा, लेकिन कितने टाइम में ट्रेवल किया वो टाइम आपको मालूम है, एक टाइम पीरियड होगा, क्योंकि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को टाइम पीरियड कहते हैं। अगर ये स्प्रिंग सिस्टम 2 सेकंड का टाइम पीरियड रखता हो, अगर 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करेगा, तो क्रस्ट भी यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 सेकंड लगाएगा। इसका मतलब वेव की स्पीड जो है वो हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस लैम्डा ऊपर रखें और टाइम 2 सेकंड नीचे रखें, या कैपिटल टी को टाइम पीरियड कहते हैं, तो आपके पास लैम्डा ओवर कैपिटल टी जो है वो स्पीड ऑफ वेव बनेगा। इसको वेव स्पीड को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। आप अगर गौर करें इस फिगर के ऊपर, इसमें टाइम टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर शुरू में मास स्प्रिंग सिस्टम फर्स्ट किया टॉप पे है, या एम्पलीट्यूड पर हमारा यानी मैक्सिमम टॉप से स्टार्ट करते हैं वेव को मूव करवाना,
फिर मास स्प्रिंग सिस्टम फर्स्ट किया नीचे की तरफ मूव करता है तो ये रेड पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। जब रेड पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये पॉइंट जो कि लाइन को कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको नजर आ रहा है क्रस्ट पहले अब बन रहा था यहाँ पे, अब वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। मास स्प्रिंग सिस्टम मूव करते हुए मजीद नीचे की तरफ अगर जाएगा, यानी यहाँ से नीचे आया तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो नीचे आएगा इस लाइन की तरफ वापस, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और क्रस्ट थोड़ा और आगे बनता हुआ नजर आएगा। और जब हम इस पॉइंट को नीचे से दोबारा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये वाला पॉइंट तो नीचे आ जाएगा, जबकि जो ये वाला पॉइंट है जो यहाँ क्रॉस कर रहा है ये नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा और क्रस्ट थोड़ा सा और आगे बन जाएगा और दोबारा वापस असल पोजीशन पर चले जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। मास स्प्रिंग सिस्टम को ऊपर ले जाए तो रस्सी भी ऊपर चली जाएगी और नीचे वाले पॉइंट ऊपर की तरफ जाएंगे, ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका जो ऊपर पे है वो नीचे आएगा और ये नीचे वाला पॉइंट मजीद ऊपर चला जाएगा और क्रस्ट आपको मजीद आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्रस्ट पहले शुरू में यहाँ पे था, अब वो मजीद आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच गया और आपने देखा कि कंप्लीट वेव हमें नई मिल गई जब एक कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम हुई। अब इस कंप्लीट वाइब्रेशन में आप टाइम पे गौर करें तो पहले 0 टाइम था, फिर उस टाइम पीरियड का चौथाई यानी चौथा हिस्से में एक 4th पार्ट ऑफ द मोशन हुआ, फिर हाफ मोशन कंप्लीट हुई तो हाफ टाइम गुजर गया, फिर 3 और 4 पार्ट ऑफ द मोशन कंप्लीट हुआ नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपका टाइम पीरियड 3 और 4 ऑफ द टाइम पीरियड हुआ। और जब कंप्लीट मोशन हुई यानी 4 हिस्से हमने देखे कि एक अप से डाउन, डाउन से फर्दर डाउन, दोबारा वापस अप, मिडिल की तरफ और फिर दोबारा टॉप की तरफ। तो इस तरह से 4 हिस्सों में जब आप मोशन को हमने डिवाइड किया तो टाइम पीरियड को 4 हिस्सों में डिवाइड किया और एक कंप्लीट टाइम पर एक कंप्लीट वेव बन चुकी है। इसका मतलब अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो डिस्टेंस ऊपर रखेंगे और टाइम नीचे रखेंगे, आपके पास स्पीड आ जाएगी। हमें मालूम है कि 1/t को f भी कहते हैं, तो 1/t की जगह अगर f लिखेंगे तो फार्मूला एक और बन जाएगा, v = f लैम्डा। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव हमें मालूम है मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए यूजुअली, और इसका यूनिट होता है एम्पलीट्यूड का, वो यूजुअली लेंथ का ही यूनिट होता है, इन सेंटीमीटर, मीटर, फुट, जिसमें भी आप मेजर कर लें, लेंथ के यूनिट को यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी तरह फेज किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी वेव के अंदर किसी पॉइंट की जो पोजीशन होती है उसको उस पॉइंट का फेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस वेव के अंदर अगर मैं इस टॉप पॉइंट की पोजीशन पूछूं कितनी है, तो एक्चुअली वो एंगल जो ये इस एंगल पर ये बन रहा है उसे फेज कहते हैं। ये पॉइंट 90 डिग्री पे बन रहा है क्योंकि साइन वेव जो होती है एक साइन वेव है और साइन 91 होता है यानी मैक्सिमम होता है। साइन ऑफ 180 पे 0 हो जाता है, तो अप से डाउन आते हुए यहाँ पे जो फेज बन रहा है इस पॉइंट का वो 180 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इस पॉइंट का फेज कितना है तो आप कहेंगे 270, और दोबारा इस पॉइंट पे है तो ये फेज 360 या 0 फेज कहलाता है। तो एक साइन वेव के अंदर जो फेज होता है वो उस पॉइंट का एंगल होता है, और हर वक्त वेव के हर पॉइंट का फेज यानी वो हालत यानी वो पोजीशन, कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन चेंज हो रही होती है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट का फेज क्या है तो आप कहेंगे 90 से थोड़ा कम है, पीछे है 90 से, तो हम कहेंगे इस पॉइंट का फेज 80 है, 85 है, कुछ हो सकता है, लेकिन वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल फेज कहलाता है। वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस पहले डिस्कस हो चुका है। इसको ट्रफ से ट्रफ या क्रस्ट से क्रस्ट का फासला, ये क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ का फासला वेवलेंथ कहलाता है। फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितनी दफा वाइब्रेशन हुई उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एक कंप्लीट वाइब्रेशन में पैदा करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और हमें मालूम है कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/f और एफ इज इक्वल टू 1/t होता है। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव हम मेजर करने के लिए हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं कि v इज इक्वल टू f लैम्डा से हम स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट कर सकते हैं, या वेवलेंथ को कैपिटल टी में डिवाइड करें फिर भी हमें डिस्टेंस ओवर टाइम से स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट। तो इस तरह से आज का
फर्स्ट टॉपिक अबाउट द वेव कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक को अगले लेक्चर में देखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।